बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और पल पल बदलती सूरत हाल के लिए सभी लोग जो है वो टीवी स्क्रीन के साथ आजकल जुड़े हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने मंजर पर नज़र भी आना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से खुश भी हैं, बहुत सारे लोग एतराज़ात भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सवालात भी कर रहे हैं। सो इसकी तरफ भी हम आएंगे। इसके साथ साथ हमें 11 बजे इंशाल्लाह हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और जिनके बर्थडे हैं उनको भी हमने 11 बजे वाले सेगमेंट में विश करना है। अभी हम बढ़ेंगे आज की खबरों की तरफ। टॉप स्टोरीज क्या हैं? पहली खबर है जी, वफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज वज़ीर आला नामजद। दस 10,000 तलबा को बिलासूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी। पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया। PSL मेला 17 फरवरी से सजेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के लिए ट्रॉफी की रूनुमाई के लिए तकरीब का इनेकाद। और इसके बाद बिजली सारिफीन के बिलों के हवाले से भी बड़ा फैसला है, आज के शो में बताएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पहली खबर की तरफ आएंगे और पहली खबर है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज वज़ीर आला। सबसे पहले आ जाते हैं वज़ीर आला पर। मुझे एक्साइटमेंट भी हो रही है, खातून वज़ीर आला पंजाब की पहली दफ़ा, लेकिन एक टफ नज़र आ रहा है मुकाबला भी। मैदान बहुत बड़ा है और फिर वो स्टैंडर्ड जो कि हमने निगरान वज़ीर आला की जानिब से सेट कर दिया गया है उस पर मीट करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इमरान भाई मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ना, आप जो है ना वो हमारी जो हमने बातें करनी होती है वो आप खुद अपने मुंह से जो है वो कर देती हैं। बिल्कुल जो आपने बात की है ना कि जो निगरान कह रही हूँ, खातून वज़ीर आला अगर आएंगी वो थोड़ी सी ना बीइंग अ वुमन अच्छा भी लग रहा है, सुनने को अच्छा लग रहा है। बिल्कुल आपने और मरियम नवाज बहुत अच्छी बात है। पंजाब में ये बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो देखने में सामने आई है। जो डिसीजन अभी तक हुआ है, इससे पहले जो भी वज़ीर आला आए हैं वो, खैर मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पर नाम लूँगा तो फट से दुर्रे नयाब जो है कोई ना कोई लुकवा जो है वो उसमें दे देगा, चाहे वो बुज़दार साहब का नाम लें या परवेज़ इलाही साहब का नाम लें या देखा, यही बात मैं करना चाह रहा था। तो उन सब को देखते हुए मरियम नवाज का नाम बतौर वज़ीर आला जो है वो आना और सूबे के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए उनका नाम आना एक बड़ी अच्छी सोच है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वो भी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह मरियम नवाज ने कैंपेन चलाई मुस्लिम लीग नून की और बहुत एक्टिव रहती हैं वो, हर मीटिंग में वर्करों के साथ उनका मेल मिलाप जो है जैसी उनकी। लेकिन इमरान, कैंपेन चलाना और एक सूबा चलाना बड़ा आप ये देखें ना, उनके डिसीजन जो है ना वो आप ये देखें कि जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं या मीडिया पर आती हैं वो सोच समझ के बात करती हैं। देखें वज़ीर आला जो है वो ऑब्वियसली, अब जो दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि निगरान गवर्नमेंट ने जो एक ट्रेंड सेट कर दी है कि भाई इससे आगे चलोगे तो आवाम कबूल करेगी, और ये वाकई सही बात है। चलिए, आप निगरान वज़ीर आला वाला छोड़ें, कम से कम वो शहबाज स्पीड वाला स्टैंडर्ड ही मीट कर लेना तो बड़ी बात हो जाएगी। अब आप शहबाज स्पीड की बात कर रहे हैं। दुरे ना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा अफसोस के साथ स्टेट ऑफ द, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट कह रहा हूँ, ये नहीं होगा। ठीक है, आपको मैंने पहले भी PDM बनने से पहले एक प्रेडिक्शन की थी कि महंगाई कम नहीं होगी, बल्कि आए रोज़ महंगाई हो के बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी भी जो होना है ना, इसमें कोई मैं शर्मा नहीं रहा ये बात करने से कि हालात आगे बहुत टफ है। PDM की हुकूमत बन रही है, एक तरह से देखें पार्ट 2 रिवाइज हो रहा है, पार्ट 2 रिवाइज हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो है महंगाई, IMF के मुतालबात को मानना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन फौरी तौर पे करना, क्योंकि टाइम स्पैम कम है। आगे आपने रिवाइवल की तरफ जाना है IMF से मुआहदे में, और अगर आपने उससे पहले शर्तें पूरी करके सारा उनको सेट नहीं किया तो आपका रिवाइव नहीं होना। और अगर उसमें 1 या 2 माह भी आपका IMF प्रोग्राम रिवाइव होने से डिले होता है तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे मुआशी तौर पे। ये बहुत बड़ी चैलेंजेस है, लेकिन खैर ये तो बाद में इस पॉइंट पे आते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक सब्जेक्ट है। बात है चीफ मिनिस्टर की। चीफ मिनिस्टर, अगर मैं नून लीग की बात करूँ, नून लीग की सियासत में अगर कोई टेक्निकल वो चीफ मिनिस्टर वाली जो आएगी स्टोरी, उस पर बाद में जाएंगे, खुशी हो रही है कि नहीं? कोई मुदब्बर सियासतदान जो है ना वो मियां नवाज शरीफ है, अगर बात की जाए तो, जिसको थोड़ी समझ बूझ है, थोड़ी मुदब्बिराना अगर हिकमत अमली है, तहम्मुल है, सूबाई सतह नहीं किसी भी सतह पे, सियासी सतह पे, किसी भी सतह पे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इमरान खान साहब जो थे उस वक्त उनको जब वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए, बीमार हुए,
तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने उनके लिए दुआ करवाई। कोई जलसा था, मुझे याद नहीं आ रहा वो कहाँ पे हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले मैं उनकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ, आप सब कारकुनों को भी कहता हूँ, फिर आगे चलते हैं। और आगे मेरा ख्याल एक दिन मुस्लिम लीग ने बतौर कायद उन्होंने फैसला किया कि हम अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को तातुल का शिकार ले जाएंगे, एक दिन नहीं करेंगे। तो ये मुदब्बराना सोच है, ये माजरत के साथ मरियम साहिबा में नहीं है। वो एम्बिशियस सोच की मालिक हैं, वो जो सोचती हैं वो करती हैं, और जो नहीं जब होता तो फिर वो थोड़ा सा गुस्सा और उसके अंदर उनका अदम तहम्मुल, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है अब तक, वो होता है, और ये बड़ा ख़तरनाक होता है, ये इतना आसान नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो वोटर जिन्होंने वोट ही मियां नवाज शरीफ की वजह से दिया, मेरे ख्याल से वो भी बड़ा नाराज़ है, और वो तो देखना चाह रहे थे वजीर आजम नवाज शरीफ वो कह रहे थे, उनके ख्याल में ये था कि नवाज शरीफ साहब ऊपर आएंगे, और अगर नवाज शरीफ साहब ऊपर आ जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब नीचे सूबा संभालेंगे। ठीक है, दोनों भाई अब जो सोच समझ के चलना चाहते हैं वो चलेंगे, जिस तरह भी उन्होंने आगे फैसला करने होंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल एक एब्रप्ट नहीं था, ये मैं आपको बताऊं, ये एब्रप्ट नहीं था। ये जिस वक्त ये सिर्फ कुछ एक सियासी जमात के वर्कर्स का ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो आ रहे हैं तो छा रहे हैं, नहीं, अब मुझे वो तयशुदा बातें जो लोग भी कहते थे, हर जुबान जद-ए-आम था कि ये तो तय हो गया, तयशुदा बात, तय जो था वो हो गया, ठीक है, और होने जा रहा है। लोगों के माइंडसेट के मुताबिक ये तय था कि मियां साहब जब से बाहर आए हैं तो बस वजीर आजम, वो एक सियासी जमात का था, ठीक है, ऑनेस्टली नून लीग के हमारे दोस्त हैं, इम्पैक्ट तो ये दे दिया था ना, वो इस तरह नहीं कहते थे। नून लीग के जो हमारे दोस्त थे वो खुल के नहीं कहते थे, ये सिर्फ जो है मुखालिफ जमातों वाले कहते थे कि जी मियां साहब को तो लाया ही इसलिए जा रहा है कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, उनको सदारत, उनको वजारत की जो वजारत उस्मा की सीट पे बिठा दिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं था, वो तो मार्केटिंग हो रही थी इधर और चले वो उधर गए, और अभी जो आपके सामने देखे सजी दिखाई खबी में आपकी हुकूमत बन जानी है, तो ये तो उनके साथ हाथ हो गया, मैं तो ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ इसी साल पे 1 साल प्रोपेगेंडा किया है, एक साल बगैर ब्रेक के। दुरे नया प्रोपेगेंडा की बात करें, आप यकीन जाने मुस्लिम लीग नून समेत उनके वर्कर्स और बाकी भी जितनी सियासी जमातें ना, सबको पता था कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वो खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे, और सूबे के जो कैंडिडेट हैं वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। लेकिन माजरत के साथ पीडीएम हुकूमत जब बनी तो उसके बाद मेरे ख्याल के मुताबिक, पता नहीं दुरे ने आपकी इसमें सोच क्या होगी, पीडीएम हुकूमत बुरी तरह फ्लॉप हुई, बुरी तरह नाकाम हुई, और जो उनकी 1.5 साल कारकर्दगी थी उसका खमियाजा जो है वो मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ा। लाहौर में भी हमने रिजल्ट्स में देखा, ठीक है। उसके बाद बात यह है कि अब ये जो डिसीजन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से लिया गया है, मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी समझ से बाहर है। क्यों? क्योंकि अब देखें, ठीक है, मान लिया कि अब पीडीएम 2 की हुकूमत बनने जा रही है, 6 सियासी जमातें हैं जो मिल के, अभी ये डिसीजन जो है वो अभी जो सामने आ रहा है कि 6 सियासी जमातें जो है वो मिल के मुल्क को चलाएंगी, जिसमें ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग काफ है, उसके बाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, चूंकि वो भी अब नई आई है, जहांगीर तरीन साहब उसके जो पैटर्न चीफ थे वो तो खुद अब छोड़ गए हैं ना। तो अब बात यह है, सब मिलकर ये हुकूमतें बनाएंगी। इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है, जिस तरह दुर्रे ने आपने बात किया कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो महंगाई है, और इस महंगाई में एक और बड़ा चैलेंज जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के लिए ये होगा कि जो 1.5 साल कारकर्दगी रही पहले इनकी, जिसमें शहबाज शरीफ जो है वो बतौर वजीर आजम थे, मेरे ख्याल के मुताबिक वो नाकाम हुए, वो अच्छा सूबा चला सकते हैं लेकिन मुल्क नहीं चला सकते माजरत के साथ। मुझे उनमें ऐसी कोई उनके ऐसे डिसीजन जो है वो ऐसे नजर नहीं आए कि मुल्क में बेहतरी हो सके। बात ये है कि जो सिस्टम जिसको समझता है कि जी हमें ये बंदा सूट करता है, सिस्टम को तो फिर शहबाज शरीफ सब सूट करते हैं, ठीक है, उनको तो इससे गर्ज नहीं है कि महंगाई का क्या करना है क्या नहीं करना। भाई आप सिस्टम की बात करते हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक हमारा सिस्टम जो है ना ये वैसे ही कोलैप्स हो रही है यार। आप क्योंकि इसने अवाम को ना, इसने अवाम के रिलीफ की कोई बात नहीं करनी। आपने बात की है, आपने ऐसा नजर भी कुछ नहीं आ रहा है। आईएमएफ की बात इन्होंने की है, आप यकीन जाने आईएमएफ के कहने पे अब आप ये देखिएगा, मैं हमारे शाहिद सिपराज जो कि लेस्को की बीट करते हैं और सुई नॉर्दर्न गैस की बीट करते हैं, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा यार हमारे घर का गैस का जो बिल है वो पहले 400 रुपया 450 आता था, मैंने कहा इस महीने जो है वो 15,000 आ गया। उसने कहा भाई तैयार रहें, ये सिर्फ इस महीने के लिए, अगले महीने से डबल आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी गैस जो है वो बिजली से महंगी हो गई है, और ये सारा कुछ आप आईएमएफ की शराइत पूरी करने के लिए कर रहे हैं। फिर आप 6 हुकूमतें मिलकर कैसे आप मुल्क को बहरानों से निकालेंगे? टैक्सेस बढ़ाएंगे ना, अच्छा टैक्सेस बढ़ाएंगे। ये समझता था, मैं जाती तौर पर ये समझता था कि नून लीग वाले ये सोचेंगे कि अब ये टाइम टफ है, पहले 2 साल
तो बेहतर है कि पीपल्स पार्टी को मौका दिया जाए। वो 2 साल में जो भी थोड़ा गर्मी सर्दी आवाम की बर्दाश्त करनी है, मुश्किल फैसले करने हैं, करवा लिए जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब बड़े मुदब्बिर निकले हैं, सच्ची बात। तो वैसे भी पीपल्स उन्होंने तो पार्टी जान ने छोड़ी, हमेशा उन्होंने कहा, आवाम हम के निकल लिए- रहे उनकी सियासी बसीरत को तो वैसे उन्होंने कहा जी सुना। हम निकल रहे हैं, आप संभालें। ये हालात थे ही नहीं जिस कि तरह कोई पीडीएम 2 में हुआ, हाँ। 1 में हुआ, सॉरी याद है आपको, कि उन्होंने कहा जी हम निकल गए और कैंपेन स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने कहा जी हम नहीं इसके साथ। बिल्कुल। और वो अभी भी देखिए वो बड़ा आसानी से ले सकते थे, उनके लिए मुश्किल नहीं था नहीं ऊपर मुश्किल था, बैठना, वाकई। लेकिन वो निकल गए हैं। उनको नजर आ रहा है एक अच्छी तरीके से कि पहले 2 साल मुश्किल है, पहले 2 साल आवाम का गम और गुस्सा बर्दाश्त करना किसी भी सियासी जमात के लिए बहुत मुश्किल है। आपके ख्याल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा सिर्फ ये चाहती है कि हमारे पास कुर्सी हो। जी, बात तो यही नजर आ रही है ना कि मुस्लिम लीग नून कहती है हमारे अब पास आज कोई ये शक जो नहीं है। विफाक में तहादी हुकूमत बनेगी, इसको कैसे देख रहे हैं दुरे कुछ वजारतें जाएंगी, कुछ वजारतें आएंगी, कुछ ये रख लेंगे। 100% कैबिनेट तो नजर नहीं आ रही, तो लेकिन मेजर कैबिनेट जो कैबिनेट है वो तो इन्हीं के पास हो। देग को दम लगा हुआ है, ठीक है, और ये जर्दे की देग है, जर्दे की देग है। देखते हैं कि दम निकलने के बाद, दम लगने के बाद क्या निकलता है अंदर से। अच्छा, वो फिर बाद में फिर वो रह जाएगी। आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा था कंक्लूड करने से पहले, कि वज़ीर आला साहिबा जो मुमकिन तौर पे आ चुकी हैं अब, तो उनको सिर्फ ये देखना होगा कि जिस तरह वज़ीर आला निगरान जो मोहसिन नकवी, उन्होंने प्यार मोहब्बत से काम चलाया है, किसी के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की, किसी को मुअत्तली या किसी को बहुत सारा काम फेस नहीं करना पड़ा, हर एक ने ओबे किया अच्छे तरीके से बतौर सिटीज़न ऑफ पंजाब और अच्छा होने शहरी के अवामी नाते से। वजीर आला होंगे। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना कि मुझे तो नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा अवामी होंगी। उनमें अगर वो चाचा जी वाली बात अगर आ गई, हर वक्त सोटी पकड़ने वाली, तो वो नहीं होता। कुछ चीज़ें अब आपने साबित किया है आपके निगरान वज़ीर आला ने कि हर चीज़ सोटी से नहीं चलाई जा तो हमने देखा बड़ा लोगों के साथ मिलती जुलती रही हैं और बड़ा वो स्टूडेंट्स को, बच्चियों को गले लगाती रही हैं। देखिए, पर्सनैलिटी होना, सेलिब्रिटी होना, आपकी जो मकबूलियत होना, वो एक अलग चैप्टर है और वो आपने भुगत ले। 7 महीने मुझे वापस ना लेके जाएं, ठीक है। अगर अच्छे चेहरे से, खूबसूरती से, अच्छी बॉडी लैंग्वेज से, अच्छे कपड़ों से, पर्सनैलिटी से हुकूमत मुल्क चलती होती तो यकीन करने चल जाता। उससे तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी सिस्टम में किसी को, लेकिन नहीं चला। तो सिमिलरली ये इनके लिए भी है कि अगर पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, हमने उस दिन आपको याद है इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी कहा कि पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और जचेंगी भी, लेकिन भाई अगर उस चीज़ों ये से निगरान हुकूमत नहीं गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखते हुए, उनकी कारकर्दगी को देखते हुए सिर्फ उनको फॉलो करना शुरू कर देना। लेकिन आपकी इन तमाम इनके लिए बातों के बहुत बेहतर बावजूद होगा। मुझे खुशी हो रही है कि मरियम नवाज साहिबा एज ए वजीर आला आएंगी। आपको फिर मैं पुरानी बात पे लेके जाऊंगा। आपने ये भी कहा था कि लाहौर समेत पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में जब खवातीन अफसरान को तैनात किया गया तो रिजल्ट पुअर आया। हाँ। बात हुई थी ना? हुई थी, बिल्कुल और हुई एक थी। डीसी साहिबा से आपकी क्रॉस टॉक भी हो गई थी इस बात पे, बिल्कुल हुई थी। और वो मेरिट पे जो है वो ओएसडी भी हो गई थी। लेकिन अब देखें ये बात है, मैं आपको एक एक गिना सकता हूँ, मैं किसी अफसर का नाम लेके उसका एहतसाल नहीं करूंगा, लेकिन जो अफसर जिस तरीके से खवातीन होके ऊपर आई हैं और वो एम्बिशियस हुई हैं, तो उन्होंने सिस्टम को बेड़ा गर्क किया। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात करें, ये भी नहीं मैं आपकी बात मानती। मुझे लगता है कि कुछ चीजें अच्छे तरीके से चल सकेंगी। मरियम नवाज साहिबा जब वजीर आला बनेंगी, ऑब्वियसली उसके पीछे डिसीजन जो है वो कौन लेंगे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही लेंगे ना, वही देखेंगे ना। और उनकी सोच जैसी है ना, आप यकीन जाने कि मेरे ख्याल से वो बेहतरी की तरफ ही लेकर जाएंगे अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया। इमरान, दूसरी बात ये है कि वज़ीर आला साहिबा अगर जब वो अपना परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगी तो उनको सबसे पहले पंजाब के महरूम इलाकों से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, लाहौर कैंपेन्स करती जी। मैंने तो कहा ये चैलेंजेस तो बहुत बड़े वो बुज़ार साहब वाले वादे नहीं होंगे कि जनूबी पंजाब और जनूबी पंजाब के काम यकीन करें मोहसिन नकवी साहब ने आगे पूरे कराए जो वो वादे कर गए। ऐसे ही है। लेकिन चले अगेन चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और अगर हम पूरे सूबे को देख लें तो चलाना बिलाशुबा बहुत टफ भी है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है। सो ये आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होता है। हमने आने अगली खबर की तरफ ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अब आ जाते हैं जी अगली खबर की तरफ, निगरान हुकूमत की तरफ। पहले तो हमने बात की नहीं आने वाली हुकूमत क्या क्या कुछ करेगी, क्या क्या कुछ तवक्को की जा सकती हैं, क्या क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं। हमारे रिपोर्टर्स की उन तमाम बातों के बावजूद चलें हम कुछ अच्छे की उम्मीद कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, 10,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद देने की मंजूरी की गई है। ये जो बिला सूद दी जा रही हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कारनामा है। क्राइटेरिया इसके लिए क्या होगा दुरे नाया? देखिए, अगर सूद के साथ दी जाती तो जो बैंक इंटरेस्ट रेट इस वक्त चल रहा है, आप
वो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उससे बेहतर बंदा कहता है आप 20-22% इंटरेस्ट आप कांट अफोर्ड। आपकी जो इलेक्ट्रिक बाइक है मार्केट में मैं देख रहा था कि मेरा ख्याल कोई 3 लाख से ऊपर ही स्टार्ट हो रही है, कोई 3 लाख से नीचे नहीं है जो प्योर इलेक्ट्रिक बाइक है। और जो कन्वर्टेबल है जिसमें उन्होंने दोनों ऑप्शन करके मोटरसाइकिलों पे कोई किट लगा के उसको, वो तो खैर लेने वाली नहीं है, वो तो बिल्कुल एक डिजास्टर होगा। आपको प्योर इलेक्ट्रिक बाइक के लिए अगर बिला सूद की दिया गया तो ये बहुत ज़बरदस्त मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट्स इसमें शामिल हैं। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि एक मैकेनिज्म तय हो रहा था कि बैंक ऑफ पंजाब जो है वो इसमें कलीदी किरदार अदा करेगा और वहाँ पे जो फीमेल हैं ख़ास तौर पे जो ख़वातीन वर्किंग करती हैं जो नौकरियों पे जाती हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी है प्रोसेस। एक तो उनका जॉब लेटर लगेगा, साथ उनकी पे जो है वो ऑलरेडी बैंक ऑफ पंजाब में आ रही होती है, उसमें उनकी पे से वेरीफाई होगा और उनको दे दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी क्राइटेरिया पे अप्लाई करेंगे। उसके लिए उनके पास अपना हर किस्म के जो मुस्तनद एनरोल्ड स्टूडेंट होना लाजमी है। ये नहीं हो सकता कि जी मैं बस ये डिग्री ख़त्म ही हुई थी तो मैं अप्लाई कर दूँ, ख़त्म हो गई आपकी। आपका तालीमी सेशन जो है वो तालीमी सेशन उस वक्त का रहना ज़रूरी है। आप उस तालीमी सेशन आपका चल रहा हो, उस तालीमी सेशन के अंदर आप एनरोल्ड हो, आप पढ़ रहे हो और आपने जो है इस किस्म की जो बाइक्स वाली कोई ऐसी रियायत या कोई ऐसी स्कीम से पहले फ़ायदा ना उठाया हो, ऑल्दो ऐसी स्कीम नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली इससे फ़ायदा पहुंचेगा। ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट आते ही ये तमाम मनसूबे खुले लाइन लग जाएंगे, जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छे की उम्मीद रखी है तो अच्छे की उम्मीद रखें। नहीं, ये वो चीज़ें हैं ना, देखें लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर देते हैं, पे कर देते हैं कुछ ना कुछ, उसके बाद उनको पता ही नहीं चलता। देखिए अगर मोहसिन नकवी साहब जैसा हौसला होगा, जिस तरह माजी के मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने वाला बड़ा दिल गुर्दा होगा तो होगा, कंप्लीट होंगे। अगर उस तरह का बड़ा दिल गुर्दा नहीं होगा तो नहीं होगा। जब फायदा आवाम को पहुंचना है, स्टूडेंट्स को पहुंचना है तो देखना तो आपने। अच्छा देखिए 50% जो निगरान हुकूमत ने मंसूबे कंप्लीट किए हैं ये बोझ थे पिछली हुकूमतों के। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर उनका दिल ना होता, उनका दिल गुर्दा ये चीज़ से ना होता, अगर वो चीज़ को फंदा पेशानी के साथ लेके ना चलते, पुरानी सियासत को बर्दाश्त करने का अमल उनके अंदर ना होता जो कि उनके फितरी अमल है, वो ऑलरेडी हम्बल है, तो ये चीज़ें नहीं पाए तक पहुंचा कोई मंसूबा ना यहाँ पर। तो मैं तो आने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुदा खौफी करें, आप फंदा पेशानी के साथ उन चीज़ों को देखें कि उसका फ़ायदा किसको जा रहा है। वो 10,000 तुलबा को जा रहा है। बिल्कुल ऐसे अगर खुदा ना खास्ता आप 10,000 तुलबा की जगह 10,000 सियासी वर्कर्स को अकोमोडेट करेंगे तो फिर बड़ी ज्यादती करेंगे, जिसकी तरफ मैंने आपको पहले नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस में हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए स्पेशल क्या किया गया है इमरान? बिल्कुल देखें, नॉर्मली यही होता था कि रेस्क्यू 1112 जो है जब भी इनको कॉल की जाती है इनका रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत बेहतर होता है। हम ऐसे ही कहें कि ये डिले करते हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यही वजह थी कि वो गाड़ियों के साथ साथ मोटर बाइक्स पर भी आपने देखा होगा कि 1112 की सहूलत जो है वो दस्तयाब है, वगैरह में बहुत इफेक्टिव रही बिल्कुल उनकी बाइक ऐसे। सर्विस। लेकिन एक चीज़ जो देखने में सामने आ रही थी कि जो हार्ट अटैक का पेशेंट होता था, हमारी गली में भी ऐसा ही एक वाक़या हुआ था। हमारे जो नेबर हैं उनको ऐसे ही हार्ट अटैक हुआ था और वो जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था 1112 के ज़रिए, तो उस दौरान जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए। तो तब जो है ये 1112 की जानिब से ये डिसीजन जो है वो लिया गया था कि गवर्नमेंट से जो है वो अप्रूवल ली जाएगी कि ऐसी फैसिलिटीज़ जो है वो 1112 की जो वैन्स हैं, जो एम्बुलेंसेज हैं, उनमें जो है वो ये ऐसा ट्रीटमेंट जो है वो होना चाहिए कि फौरी ट्रीटमेंट जो है वो फौरी इनिशली जो है वो उस पेशेंट को ऐसी जो है वो सहूलत दी जाए जिससे उसका हार्ट जो है वो थोड़ा सा हार्ट बीट जो है वो बेहतर हो जाए, या ऐसे इंजेक्शन या मेडिसिन जो है वो दी जाए कि कम से कम वो थोड़ी देर के लिए वो हॉस्पिटल जाने के काबिल तो हो जाए। तो बीना का जो कल इजलास हुआ है जिसमें ये 10,000 स्टूडेंट को बाइक देने की मंजूरी जो है वो दी गई है, इसके साथ साथ 1112 की जो एम्बुलेंसेज हैं उनमें भी ये सहूलत देने की मंजूरी जो है वो दी गई है। और इसके साथ साथ बिजनेस के हवाले से भी बहुत अहम डिसीजन जो है ये कल की काबीना के इजलास में जो है वो लिए गए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा आवाम को पहुँच रहा है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी चीज़ ऐड हो जाएगी अगर रेस्क्यू सर्विस में ये चीज़ शामिल हो जाती है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अब जी शायकीन क्रिकेट के लिए जो खबर है वो ये है जी, PSL
का मेला सजने जा रहा है। 17 फरवरी से ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 ट्रॉफी की रुनुमाई जो है वो कल की गई निगरान वज़ीर आला की जानिब से। आपको ये भी बताएं कि इसके लिए तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इमरान, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। PSL ऑब्वियसली जब ये मेला सजता है, नो डाउट लाहौर में बड़ी रौनक होती है। लाहौरी तो पहले दिलदादा हैं और कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो होती रहे। और शुक्र करें ये जो आजकल सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही थी इसमें कुछ थोड़ा इस माइंडसेट माहौल थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। बाहर निकलकर जो है वो क्रिकेट की हर तरफ जाएंगे। तो स्क्रीन में बस आपके पास टीवी चैनल्स पे यही डिस्कशन थी, थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। और कल की जो तकरीब थी वो मैं टीवी पर देख रहा था कि जब चेयरमैन PCB जो है उसकी तकरीबें रुनमाई कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा कि घोड़ों पर ये ट्रॉफी जो है वो जब लाई गई पोलो ग्राउंड में, और वो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा मुनफरिद होता है, मुनफरिद तरीके से ट्रॉफी जो है उसकी रुनमाई जो है वो होती है। लेकिन मैं कल एक चीज़ सोच रहा था जब मैं टीवी पर ये सारा मंजर देख रहा था कि ऑब्वियसली इस बार ये बहुत बेहतर जो है वो इवेंट होगा। उसकी भी वजह मैं बताता हूँ। लेकिन इसके साथ इस बार आप ये देखिएगा कि PCB जो है उसके खर्चे भी कम होंगे, और इसके साथ साथ जो ज़िले इंतज़ामिया हर साल या पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हर साल सिक्योरिटी की मद में PSL के फंड्स देती थी, वो भी देखिएगा किस हद तक बचत होगी। जो चीजें रेंट पे ली जाती थी वो भी खरीद ली जाएगी। अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह, मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले PSL में जब नजम सेठी साहब जो हैं वो थे, तो निगरान वज़ीर आला जो है उनसे डिस्कशन हो रही थी। अब आज ये जो है वो मैं बात बताने जा रहा हूँ। तो सेठी साहब ने जो है वो निगरान वज़ीर आला साहब को ये कहा कि जी हमें जो है वो आप पैसे दें सिक्योरिटी की मद में, और इसके साथ साथ जो वहाँ तमाम सिक्योरिटी और लाइट्स होनी है उसके लिए ना गवर्नमेंट पैसे दे। उन्होंने कहा भाई PSL आप करवा रहे हैं, पैसे आप ले रहे हैं, जितने भी फ्रेंचाइजीज से सारा कुछ आप ले रहे हैं, आप इसके बदले क्या कर रहे हैं? टिकटों के पे टिकटें भी आप बेच रहे हैं, ठीक है, क्या आप इतना आपका जो है वो इसमें करोड़ों रुपया जो है उसकी बचत होती है, अरबों रुपए की बचत होती है, आप इस ये लगा कर रहे हैं, ये तो हिसाब देना। उन्होंने कहा ये छोड़ देंगे, नहीं सॉरी, आप अपनी सिक्योरिटी जो है वो खुद देखें, बल्कि सिक्योरिटी के पैसे आप हमें दें, लाइट्स के पैसे आप हमें दें। और इस बार ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि इस बार सामान जो है वो मुश्किल बुनियादों पर खरीद लिया जाएगा, ताकि हर साल ये तो होना है। 9 साल अब ये अच्छा वो करते क्या थे इमरान, वो करते क्या थे, वो 30 से 35% जो है ना वो टिकटों का कोटा पासिस में लेके जाते थे। और आपने देखा है कि वहाँ पे मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के रिश्तेदारान, पुलिस के, पता नहीं किस किस ब्यूरोक्रेसी पूरी VIP बॉक्सेस में भरी होती थी। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मैं समझता हूँ चेयरमैन PCB के लिए। अच्छा, अगर कोई ये सोचता है कि मीडिया को पासेस मिलते थे, वो नहीं मिले, तो पिछले 2-3 साल से बंद कर दिए हुए हैं उन्होंने। बिल्कुल ऐसे था। और अब जो पासेस गैर जरूरी मिलते थे, 30% एक मैच के पासेस निकल जाते थे, वो भी नहीं होगा। और हमें तो अभी से बहुत सारी सिफारिशें आना शुरू हो गई हैं कि मैच मैंने कहा जी हम ना पहले कभी देखते थे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम अपने बॉस के होते हुए ये उनको भी, हमें उनकी पॉलिसीज़ पता है कि क्या होने जा रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा शफाफ तरीके से मेरिट नाफिज करना है, और उन्होंने इस पे PCB को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बचा के देना है। उन्होंने वसाइल का ज़ियान नहीं करना, और उन्होंने जो ड्यू अखराजात हैं जो आप रेंटल मद में खर्चते थे, उन्होंने वो ओन सोर्सेज करके अपने वो वसाइल बनाने हैं, वो PCB के वसाइल बनने हैं। आपको शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि जो गाड़ियाँ सिक्योरिटी की मद में दी जाती थी, किसी भी, चाहे वो रेंजर्स होती थी या जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे होते थे, उनको रेंटल करा के दी जाती थी। अच्छा। और वो रेंटल इतना महंगा होता था, जो डबल कैबिन्स होते थे, जो डाले, जितने भी जो चीज़ें आपकी हाई प्रोफाइल VVIP की सिक्योरिटी में होती थी, वो रेंटल इतना महंगा होता था कि उसकी भी अच्छी खासी कॉस्ट होती थी। फिर लाइटिंग का, फिर टेंटिंग का, फिर VIP जो खाने हर जगह आप खिला रहे हैं 5 स्टार होटल्स के, उनके जो मेन्यूज़, तो ये चैलेंजेस होंगे। और जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, एक अरसे से जो रिवायत चलती आ रही है उसको जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, मोहसिन साहब इस पे बहुत ऐसे तरीके से काबू पाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा, ये कोई ना याद भूले कि ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये बहुत शफाफ होगा, इस पे बहुत कंट्रोल होगा, इस पे बहुत मुनज़्ज़म तरीके से होगा, बहुत आपको इंतजामात अच्छे नज़र आएंगे। बाकी PSL की तरह नहीं होगा, कभी वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा होता, तो जो पब्लिक आपके जो पेविलियंस हैं वहाँ पे कुछ और स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए ना। पब्लिक पेविलियंस में क्या होता था, जहाँ पे आम गरीब लोग बैठे होते थे, ठीक है ना, वहाँ पे कोई पानी का इंतजाम होता था, उनके अगर नीचे वॉशरूम में चले जाएं तो वो हालत ख़राब होती थी। तो ये तो खैर आपको अब देख लिया आपने 1 साल में कि ये उनका एक बुनियादी मसला है कि बुनियादी सहूलत होनी चाहिए, तो फिर आगे चल रहे हैं, वरना नहीं आगे चल रहा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये PSL सब PSL से बहुत अच्छा होगा।
सही। अच्छा, साथ ही साथ ना अब हमने ये भी ज़रूर देखना है कि जो कुछ चीज़ें मैचेस के स्टार्ट होते ही आवाम को पड़ती हैं, वो एक ट्रैफिक का इशू था, वो एक इंतज़ामिया का भी कुछ रोल रहता था कि जी इंतज़ामिया की जानिब से भी मेरे ख्याल से ये मसला भी काफ़ी हद तक, क्योंकि वो समझबूझ रखते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। देखिए 17 तारीख से तो अभी वो खुद ही हैं दोनों ओहदों पे, और पूरी कंट्रोल उनका जाहिर बात है ब्यूरोक्रेसी पे भी, ट्रैफिक पुलिस पे भी, पंजाब पुलिस पे भी, तो उनको नज़्म ज़ब्त पे रखना और शहरियों को कम से कम टाइम में ख्वारी का सामना करवाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मुझे ये लगता है कि ये रिड्यूस होगा। पहले ये होता था कि अगर सुबह टीम ने मूवमेंट करनी है तो 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद ऐसे ही है, पूरा लाहौर चौक हो जाता था, और जो पीसी होटल से निकल के कजाफी आना होता था कौम को, वो 5 घंटे में पड़ जाता था। तो ये चीज़ अब थोड़ा रिड्यूस करा के डेफिनेटली इसके लिए बड़ा कोई जबरदस्त आधे पौने घंटे के अंदर ले आए, कोई ऐसा टाइम हो कि एग्जैक्ट जब वहाँ से चलें तो उसी वक्त रोड ऐसे ठक 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 बंद होना शुरू हो जाए, और जैसे वो टीम गुजरे ठक 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 खुलने शुरू हो जाए। तो ये बड़ा मुनज़्ज़म केवल कैड होता है जब वो चलता है, ये इतना आसान नहीं होता। इस पर बड़ा फोकस करके, बड़ी प्रैक्टिस करके इसको करना पड़ता है। अगर आप ये एक आपका ये पॉइंट मिस हो जाए ना, तो बस फिर आपकी पूरी लाइनें ट्रैफिक पे लग जाती हैं, और होता भी यही है। खैर, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। बिजली बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट का अदम करार, बिजली सार्फिन के बिलों के हवाले से ये बड़ा फैसला किया गया है। फाइनली कुछ हमें बेहतर भी नजर आना शुरू हुआ। जी दुरेन, आप देखें, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि आपको बेहतर इसमें क्या नजर आ रहा है। नहीं, एटलीस्ट वक्ती तौर पे, हाँ, वक्ती तौर पे है ना। अब इस पे अमल दरामद कब होगा, कब कौन मानेगा, ये क्या बात करेगा। से मैं आपकी एग्री करती हूं। देखिए इस तरह की बातें तो मैं आपको बहुत खुशखबरियां सुना सकता हूँ, ठीक है ना। अब हमने जब अहमको की जन्नत में रहना है तो उसका तो फैसला आपने करना है। आपको मैंने तो तसल्ली देने की कोशिश की थी, आपने वो तो सारी हमारे उस्ताद असलम डोगर साहब थे, पब्लिक रिलेशन पढ़ाते थे, शायद इमरान को भी पढ़ाया हो। वो कहते थे कि अगर आपको खुशफहमी या गलतफहमी में जिंदा रहना बोलना तो खुशफहमी में जिंदा रहना। तो आप खुशफहमी में जिंदा रहे। नहीं, मैं मुझे पता है ये खुशफहमी ज्यादा देनी है, अभी आपको कल ही पता चल जाएगा। मैं टेक्निकल बात करूंगा। आपने ये इतनी प्राइसेस में फर्ज करें, आपने कहा जी कि ये 2 अरब का बर्डन था, वो हमने बचा लिया। आपने वही 2 अरब रुपए कहीं और निकाल के पूरे कर देने। हाँ, ये तो हमारी जेब में जब पैसे रहने ही नहीं, मेरी राइट जेब से पैसा निकाल के लेफ्ट जेब से डाल दिया जाए, तो मुझे बताएं कि वो कौन सी इसमें गिदर सिंगी थी जो बड़ा फायदा होगा। आपको रिलीफ 1 अरब का मिलता है तो 2-3 वो ऐसे काम करते हैं, चाहे पेट्रोल की कीमतों में कर दें, चाहे कुछ कर दें, कि वो 3 अरब वापस ले लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिसमें आप चोरी नहीं कर सकते, जिसमें आप कोई छुपा नहीं सकते, वो तो अल्टीमेट जाने ही जाने हैं। वो चाहे बिजली है, गैस है, फ्यूल है, कुछ भी है। अभी इमरान ब्रेक में बता रहे थे कि उनका तो 300-400 बिल आता था और अब 15,000 हो गया है, और बल्कि लाइव भी कहा इन्होंने, तो अब वो 15,000 से 30,000 होने के इम्कान है। तो मुझे ये बताएं कि फिर आपको ये छोटा सा रिलीफ जो है, वक्ती रिलीफ जो है, वो कहाँ मिला और कहाँ गया। नहीं रह जाता। तो ये आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं कि अगर आपको 1 अरब का रिलीफ मिल रहा है तो 5 अरब आपको नए टैक्सेस या नए तरीकों से निकालने का सामना करना होगा। ज़हनी तौर पे तो हम वैसे भी तैयार हैं, आगे गर्मी आ रही है और फिर बिजली के बिल। फिर आपको खुशी किस चीज़ की? आपने कौम को मायूस करना है उसको खुश होके, और बाद में उन्होंने कहना है कि देखें जी ये तो आपने वक्ती तौर पर क्या किया। बिल्कुल सही कहा आपने। इमरान, देखिए मेरी तो 18 साल सहाफ़त में कान तरस गए हैं कि हुकूमत की जानिब से या नेपरा की जानिब से जो है ये सुनने को मिला हो कि जी हमने एक नया डैम मुकम्मल कर लिया है, या बिजली पैदा करने के नए सोर्सेज जो हैं वो हमने जो हैं वो हासिल हो गए हैं और हम बिजली पैदा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक हमारी ये नेपरा, लेस्को, इनकी तमाम तर तवज्जो जो है वो सिर्फ इस तरह है कि टैक्सेस बढ़ाने कैसे हैं और वसूल कैसे पैसे निकलवाने कैसे हैं। दुरेन, आपने बिल्कुल सही बात की कि बिजली बिलों पर अभी जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्वार्टर टैरिफ है, इसको कालदम करार तो दिया गया है, लेकिन साथ ये भी कर दिया गया है कि नेपरा अथॉरिटी की असर फैसले जब होंगे तब तक ये नोटिफिकेशन जो है वो तब मौसर रहेगा। मैं यहाँ पर एक चीज़, चूँकि मैं जब बिजली का बिल आता है ना, आप तो हर बंदा जो है ना उसको पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ और अच्छे से पढ़ता हूँ, और मैं हर महीने हमारे रिपोर्टर शाहिद सिपरा साहब, यकीन जाने, वो जब मेरी कॉल उठाते हैं ना, वो मुझे यही कहते हैं, जी भाई किस टैक्स के बारे में पूछना है। उसको अब ये पता है कि मैं उसको कॉल ही टैक्स के लिए करता हूँ। बिजली के बिल में आप यकीन जाने जो आपको बिल आता है ना, उसमें 55% जो है वो आपका बिजली का बिल होता है, बाकी 40 से 45% के करीब सिर्फ टैक्स के पैसे होते हैं। तो समझ नहीं लगती किस किस किस्म का टैक्स जो है इन्होंने उसमें डाला हुआ है। ठीक है, चले हम ये नहीं कहते कि जी
लाइन लॉसेस हैं, ये है वो है। ये करते क्या है, जब इनकी बिजली चोरी होती है ना, वो सारा खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? आपको, मुझको, दुरनियाब को और बेचारे लोग जो है ना वो। और बिजली चोरी का हल आपको पता है कि लेस्को की बात कर रहा हूँ, लेस्को ने क्या निकाला हुआ है? उन्होंने ये निकाला हुआ है कि कहीं भी बिजली चोरी हो रही है ना, तो जो लोग उस इलाके में ऑलरेडी पे कर रहे हैं ना बिल, उनको डाल दिए जाते हैं। और सबसे ज्यादा तो बेचारे कमर्शियल सारिफ जो है ना वो भुगतते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैं कल एक केस लेकर जो है, एक दोस्त मेरा जो है वो लेस्को के पास गया हुआ था। उसकी एक फैक्ट्री है छोटी सी, जो कि बंद पड़ी हुई है पिछले को 3 माह से। उसके जो बिजली उसने यूज की है वो 2800 यूनिट है। यू इमेजिन उसको कितना बिल डाला? उसको 14,000 यूनिट का बिल डाला, बंद पड़ी, वो बंद पड़ी फैक्ट्री को। वो बेचारा क्या, अच्छा उस पे क्या वो कहता है जी ठीक है, इसको अब ठीक करने में 3 महीने लगेंगे, हमारी टीम्स आएंगी, वो देखेंगी। ओ भाई आप अंधे थे। और बाद में जाके आपको जितने लेस्को दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं ना, बिल आपका और फिर होना क्या है, पैसे दे के उसकी जान छूटनी है। अभी उसको बिल बेचारे को जो है ना वो 4.5 लाख बंद फैक्ट्री का आया है। और वो यकीन जाने वो ये कहता है कि जी मुझसे वो लाख रुपया ही ले ले, मेरा बिल ठीक कर दे। बिल ठीक करने का पैसे दे रहा है। ऐसे ही है, आवाम के लिए परेशानी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही आगे कितने भारी भरकम बिल आएंगे और कितना आपको इसके लिए दुरे ना आया। आगे तो लाइट तो है नहीं, अंधेरा ही नजर आ रहा है भाई हमें। बहुत मुश्किल आगे। देखिए सोलराइजेशन की तरफ हमें जाना है अल्टीमेट। कैसे जाएंगे? कैसे जाना है? कल खबर हमने बताया है कि सोलर की कीमतों में वो बेचारे तो अंधे मैं ये कह रहा हूं, उनका तो दिमाग नहीं चल रहा। अगली तो बात सुन ले मेरी अगली बात तो सुन ले कि सोलराइजेशन की तरफ जाना है चाहे आपको गुर्दा बेचना पड़े। ठीक है, मैं ये कहने वाला था, मैं ये नहीं कह रहा था। पहले आईफोन के बारे में सुना जाता था, अब सोलर के बारे में ये हो रहा भाई गुर्दा। आपको ये कहना चाह रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा सस्ता हो गया, मैं कह रहा था कि चाहे गुर्दा बेचे या चाहे कुछ बेचे, अब जो सोलर में जाएगा तो बचत होगी, अदरवाइज बचत कोई नहीं है। ठीक है, ये कड़वा घूंट बढ़ना पड़ेगा। और हमें अफसोस के साथ मैं कुछ अपने आसपास लोगों को देखता हूँ, बहुत लेविश ज़िंदगी है, अच्छी गाड़ी रख ली, अच्छा मोबाइल ख़रीद लिया 5-6 लाख रुपए का, लेकिन इस तरह से उनका जहन नहीं चलता कि घर में हम कोई सोलर लगवा लें, हमको मरला वाइज लगा लें, और अब सारे परेशान फिर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये फ़ोन बेचो, गाड़ी बेचो, करो, अब लगाओ, जो टाइम समय उसमें लगाने का था। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने किस टाइम पे क्या करना है और किस टाइम पे कौन से पैसे कहाँ खर्च करने हैं। जिनके पास वसाइल है, एक तो ये जिनके पास वसाइल नहीं है वो सोचे भी ना, क्योंकि उनके पास पहले भी नहीं थे पैसे, उनके पास अब भी नहीं होंगे। तो वो बेचारे तो वो क्या कहते हैं, उनके लिए सही कहा जाता है ना कि वो पता नहीं बेचारे कौन से जहन्नम देखेंगे, क्या पता वो यही जहन्नम से गुजर रहे हो। दुनिया भर में होता पता है क्या, दुनिया भर में कसम से बाकी ममालिक इसलिए हमें बेहतर नजर आते हैं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा ममालिक जो है ना वो देखे हुए हैं। दुरनियाब ने भी, मैंने भी इकट्ठे ही देखे हुए हैं। वहाँ पर होता है पता है क्या, जब वो देखते हैं ना कोई बहरान आ रहा है, हुकूमत करती क्या है कि हमारी अवाम को, उस अवाम को जिससे हम टैक्स ले रहे हैं उनको तकलीफ ना हो, वो उसका हल ढूंढते हैं। हाँ, क्या करते हैं वो लीजिंग या इंस्टॉलमेंट के जरिए, बैंक लीजिंग के जरिए देते हैं। यहाँ पर हो सकता है लेकिन अवाम के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं। खैर बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हेडलाइंस के बाद आते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं निगरान गवर्नमेंट के उन बड़े कारनामों की बारे में जिसकी वजह से आवाम को आसान सफरी सहूलियात मिली। वो सफ़र जो कि आप घंटों में करते थे, तवील इशारों में आपको लगना पड़ता था, वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सूरत में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बना दिया गया। तो निगरान हुकूमत के सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसको हम कहें जी सिग्नल फ्री कॉरिडोर, जिसमें गुलबर्ग के हवाले से कलमा चौक, फिर कैलवरी अंडरपास, फिर उसके बाद घोड़ा चौक, और उसके बाद जी आपको कितना आसान सफ़र डिफेंस तक बना दिया गया। और चंद ही 15 मिनट में किस तरह आप गुलबर्ग से पहुंच जाते हैं डिफेंस तक तकरीबन 15 से 12 मिनट में। मेरे ख्याल से ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। उसके बाद आ जाइए अकबर चौक वाला, वो तो हम खुद हर रोज़ उस पर सफ़र करते हैं तो हमें पता है कि वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आपको दफ्तर से जब जाना पड़ता था हम लोगों को सब्ज़ाजार तक या फिर क्रीम ब्लॉक तक, वहाँ तक जितने इशारे थे और एक इशारे तक पहुँचते पहुँचते जितनी दफ़ा वो बंद होता था, मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा बेहतर नहीं जान सकता कोई। और अब आप किस तरह से स्ट्रेट अवे पहुँच जाते हैं, मेरे ख्याल से ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें बाबू साबू के हवाले से एक बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसका हम पता नहीं कब ही से सुन रहे थे कि तकमील के आखिरी मराहिल में बनने जा रहे हैं, निगरान गवर्नमेंट ने वो भी आपको मुकम्मल कर दिखाए।
फिर LDA आवाम की सहूलत के लिए क्या क्या कर रहा है, वन विंडो किस तरह से काम कर रहा है, इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर और अब जो ऑन गोइंग है वो किस रफ्तार से चल रहे हैं और कब जो है वो पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। खासे बड़े बड़े मंसूबे आपने कंप्लीट कर दिखाए और बिलाशुबा अब बहुत बड़ी काविश आप लोगों की इसमें शामिल है। जहाँ पर निगरान गवर्नमेंट ने ये सब ख्वाब पूरे किए अवाम के, वहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोगों की काविशें ना होती तो ये मुकम्मल ना हो पाता। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कलमा चौक फ्लाईओवर की, तो जितना वहाँ पे ट्रैफिक का दबाव था और अब जो सूरत हाल है, कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है? जी, ये बड़ा काम किया है। मैं समझता हूँ कि निगरान सेटअप में CM साहब ने बड़ा लीड किया इसको, और ये जितने प्रोजेक्ट्स और जिस स्पीड से हुए हैं उनकी इन पे बड़ी एफर्ट है। सर, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। हमने माजी में कभी भी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स इतने टाइम में कंप्लीट होते नहीं थे। हाँ जी, ये रिकॉर्ड बनाए उन्होंने जी बड़े बड़े, और वो हम पहले 90 डेज में करते थे, वो 60 डेज में हुए, 65 डेज में हुए, 70 डेज में हुए, अब दिनों का काम होता था। आपकी टीम के लिए क्या ये चैलेंज रहा? हाँ जी, बहुत चैलेंज रहा, और हम कोशिश करते थे कि CM साहब के उस स्पीड पे हम पूरा उतरने की कोशिश करें। सही। मुझे ये बता दें कि जिस तरह से वो बार बार विजिट करते रहे, काम के बारे में पूछते रहे, इवन बहुत सारी जगहों पे उन्होंने जाके बताया ऐसे नहीं ऐसे करना है, सो ये आप समझते हैं कि एक अच्छा जेस्चर होता है और काम जल्दी करने में जो है ये हेल्पफुल भी होता है? हाँ जी, वो ख़ासकर जब भी विज़िट करते थे तो वो ऐसे पॉइंट्स जो हमारी नज़र से निकल जाते थे उन पे हमें गाइड भी कर जाते थे, और जब आते थे उनके आने से मोरल बूस्टिंग भी होती थी और लोग और जोश से काम करते थे कि हमारा CM रात को अगर 2-2:30 बजे आ रहा है तो हमें कम से कम पूरी रात काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। कलमा चौक की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत चैलेंजिंग भी था, क्योंकि इसको आपने एक आसान रसाई डिफेंस तक पहुंचाई। सो मुझे ये बताइएगा, ट्रैफिक का मसला तो इससे हल होगा ही, हमारा इन्वायरमेंट भी बेहतर होगा, आवाम को भी अच्छी खासी फैसिलिटी मिलेगी। सो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जी, कलमा चौक से फिर जो अब हम जाते थे टुवर्ड कैंट और डिफेंस कैलवरी, और आगे बेदिया रिंग रोड तक, तो ये पूरी कुछ 2-2.5 लाख की ट्रैफिक थी जो डेली ट्रैवल करती है इस पे, डेली बेसिस पे, और ये फंसे होते थे। क्वेलरी पे पहले पूरे फ्लाईओवर जो हमारा क्वेलरी का था वो भरा होता था पीक आवर में पीछे तक। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारे बने। इसके साथ बड़ा टीडियस प्रोजेक्ट जो भी छेड़ा है, वो शायद आप उसका भी जिक्र करेंगी, वो वाल्टन रोड है जिसको बड़ी तेज़ी से बना रहे हैं, CBD कर रही है, लेकिन उसमें ये बनने से इस पूरे एरिए को एक दफ़ा रिलीफ पूरा मिल जाएगा। बिल्कुल। और ये जितने लोग वहाँ कम्यूट करते हैं वो मेरा ख्याल है खुश रहेंगे। और वाल्टन रोड कितनी देर में कंप्लीट होने जा रहा है? वाल्टन भी और मेरा ख्याल महीने 1.5 महीने उन्होंने कर लेना है कंप्लीट, और उससे ये पूरा एरिया जो अब कैंची से अब जाते हैं वो एरिया भी मुस्तफ़ीद होगा और ये ट्रैफिक इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। सही। मेरे ख्याल से अकबर चौक फ्लाईओवर भी अपनी नौयत का एक ज़बरदस्त मंसूबा है, और जितने कम टाइम में इतना बड़ा जो काम है वो अपनी तकमील को पहुंचा, वो आप लोगों की हिस्ट्री में भी एक नई चीज़ ऐड हो गई होगी। देखिए जी, उसमें CM साहब का ये बड़ा मैं समझता हूँ कमाल है कि उन्होंने हमें बगैर लैंड एक्विजिशन के, अर्बन एरिया है कि लोगों को डिस्टर्ब किए बगैर, किसी की प्रॉपर्टी लिए बगैर आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें। अकबर चौक वो प्रोजेक्ट है जिसमें कोई लैंड एक्विजिशन नहीं हुई। फिर हमें वो ग्रीन इनिशिएटिव, एक बड़ा मसला होता है कि ट्रैफिक रोकी जाती है, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं रोकी गई, उसके साथ साथ चलाया गया। फिर ग्रीन इनिशिएटिव भी था कि जनाब दरख्त कोई नहीं ज़ाया होने देना, दरख्त बड़े बचाए इसमें, और हमारे वो जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं वो भी इसमें बड़े कीनली इंटरेस्टेड थे, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। CM साहब ने उस पर पूरा इसको मॉनिटर किया और हमने बगैर दरख्त काटे ये सबसे लंबा ब्रिज बनाया है, और ये मेरा ख्याल है लाहौर का खूबसूरत ब्रिज है, बहुत खूबसूरत, और जितनी आसान सफरी सहूलत मिली है मेरे ख्याल से इसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि इस पूरे रोड पर जो सिग्नल्स की एक भरमार थी और बार बार आपको रुकना पड़ता था, आपका फ्यूल भी जो है वो ज़ाया होता था, फिर टाइम आपका अच्छा खासा वेस्ट होता था, फिर ऑब्वियसली आलूदगी एक सर हमारा बहुत बड़ा मसला है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों चीज़ें जो हैं अगर इनको देखा जाए तो
टाइम की बचत मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ है, फिर फ्यूल की बचत एक बहुत बड़ी चीज़ है, दूसरी आपकी आबोहवा भी साफ हो रही है। सो आवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था। इसके साथ साथ अगर हम बाबू साबू की बात करें सर, इसका कितना काम कंप्लीट है? बाबू साहब जी सबसे टफ प्रोजेक्ट था और इसमें जो इसमें से हम 2 पैकेज किए थे ताकि ये 3 माह वाली टाइमलाइन है उसको हम पूरा करें। तो दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स ने बड़ी मेहनत की। अब पैकेज 1 जो हम 16 को इफ्तिताह करा रहे हैं और पैकेज 2 है इंशाल्लाह 27 या 28 को इफ्तिताह होगा। और ये मंसूबा हम इसको जो रेस्ड हमारी एम्बैंकमेंट के साथ जो मैंने ख्याल है सर, इसमें हर्डल्स क्या हैं? इसमें जी इसको हम मुश्किल क्यों कह रहे हैं? इसमें जी आप देखें कि इस 8 किलोमीटर के मंसूबे में 9 सबवेज हैं, जिस तरह पुल होते हैं ना जी, इसमें 9 हैं। ठीक है। और उसमें दोनों तरफ 3 लेन की सड़क है और उस पूरे को हमने रेज करके एलिवेटेड जैसे ब्रिज होता है जी, उस तरह हमने उसे बनाया। और ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेज एम्बैंकमेंट का प्रोजेक्ट। वाह। और ये इतनी कलील मुद्दत में होना, ये सेल्फ मैं समझता हूँ कि ये दोबारा करें शायद हमसे फिर ना हो। यानी आप खुद अगर दोबारा करें तो आप कह रहे हैं कि हमसे ना हो, मतलब इस कदर ये चैलेंजिंग एक था। अच्छा जी, इसकी कंप्लीशन की डेट कोई अगर आप बता सकते हैं कि कब ये कंप्लीट होने जा रहा है? ये जी 16 को इसका पैकेज 1 का इफ्तिताह होगा, इस 16 फरवरी को, और 28 को पैकेज 2 का। चलें जी, हम दुआ गो हैं क्योंकि इससे भी ट्रैफिक का बहुत यहाँ पे भी ट्रैफिक होती थी, तो एक बड़ा मसला ट्रैफिक का हल हो जाएगा। अब आपको सर यहाँ पे एक हैवी ट्रैफिक वाला भी बड़ा इशू रहता है। सो आप समझते हैं कि हैवी ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको भी मैनेज किया जाएगा इससे? हाँ जी, वो जो हैवी ट्रैफिक है उसको हम एक्सेस कंट्रोल कर देंगे ना, उसके ऊपर चले जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट चलेंगे, उसमें ये छोटी ट्रैफिक नहीं आएगी। इस सेगमेंट का, ये बिल्कुल रिंग रोड का हिस्सा था, इस सेगमेंट का इशू ये था कि दोनों तरफ आबादी होने से जो लोग एक दूसरे की तरफ आते जाते थे, मोटरसाइकिलिस्ट और ये छोटी ट्रैफिक, इधर बड़े एक्सीडेंट्स होते थे जी, बिल्कुल क्रॉसिंग होती थी। और ये मिक्स ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक है वो बहुत बड़ा मसला था यहाँ पे। तो वो अब इसको रिजॉल्व सेग्रीगेट कर दिया है कि जो हाई स्पीड ट्रैफिक है वो ऊपर चली जाएगी 2+2 लेन में, 3+3 लेन नीचे हैं, इसमें ये बाकी ट्रैफिक स्लो मूविंग इजीली अकोमोडेट। इतना ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है कि आपके पास एक स्मूथ तरीके से ट्रैफिक चलती भी रहेगी और हादसात में भी कमी होगी। अच्छा जी, मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ आना चाहूँगी। ये हम अपने बचपन से सुन रहे थे मंसूबे कि ये कंप्लीट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं और ये सहूलतें मिलेंगी। अब हमें ये पाया तकमील तक पहुँचता मंसूबा नज़र आया और ये अगेन निगरान गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट जाता है। सर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुझे इनकी थोड़ी खुसूसियात बता दें, क्या क्या इनमें है? ये जी इसमें जितनी स्पोर्ट्स हैं, स्विमिंग से लेके टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिम्स, स्क्वॉश, कैरम और भी जो अब योगा, ये तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल हैं। और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज बड़े ह्यूज हैं। आपने लाहौर में इनके इस लेवल के प्राइवेट सेक्टर में कहीं नहीं देखे होंगे। शेप से ये बड़े हैं और ये उससे सस्ते हैं। गवर्नमेंट ने बनाए इसलिए हैं कि लोगों के लिए आसान और हर वक्त अवेलेबल हो, बच्चों के लिए फिजिकल फिटनेस हो, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरियाज हैं, ठीक है, और बाहर लॉन टेनिसेस भी हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, कोई गेम ऐसी नहीं जो इसमें छोड़ी गई हो। सही। और ये बड़े बड़े 40-40, 50-50 कनाल पे हैं। अब तक कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल हो चुके हैं सर? हमारे 4 मुकम्मल हैं जी, बाकी 4 जो हैं वो इक्विपमेंट उनका आना है और उसके इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमें पैसे दे रही है, तो वो भी आ जाएंगे, तो 8 फंक्शनल हो जाएंगे। 3 जो हैं वो 3 एक माह तक होंगे। सही। सर, मुझे ये बता दीजिएगा मज़ीद कौन कौन से मंसूबे पाइपलाइन पे हैं जो आप समझ रहे हैं कि आवाम की सहूलत के लिए इन पर काम करना जो है वो आगे? एक ही बड़ा ज़ोरदार मंसूबा है, वो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है और वो बनना चाहिए। लाहौर का बहुत बड़ा मसला उससे हल होगा। गंदे नाले के ऊपर ऊपर हमने जाना है, बिल्कुल। और उस मंसूबे से आप समझें कि ये जो सेंटर ऑफ लाहौर है ना जी, ये कनेक्ट होगा तमाम मेजर आर्टरीज के साथ, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, सर, इसकी जो वीडियो हमने देखी है वो इतनी ज़बरदस्त है, यकीन माने अगर ये वाकई कंप्लीट हो जाए तो ट्रैफिक का मसला तो हल होगा ही, आवाम को एक बहुत बड़ी सहूलत। हाँ जी, ये है जी, इंशाल्लाह बनेगा, ये बड़ा मंसूबा है। रुकावट अगर है तो वो क्या है? उसमें पहले तो था कि टाइम लाइन के हवाले से था कि इसको उस वक्त शुरू किया जाए जब मुकम्मल भी कर लें। तो निगरान सेटअप ने ये देखा था, लेकिन उसको डिले इसलिए किया था कि इनके पास शायद उतना टाइम नहीं था। तो अब मेरा ख्याल है कोई भी नई गवर्नमेंट आएगी उसका प्रायोरिटी प्रोजेक्ट ये होगा। इसके अलावा हमारी स्ट्रक्चरल प्लान रोड हैं, ये जो बड़ी सड़कें आप देखती हैं जिनसे ट्रैफिक फ्लो कर रही है,
इनको हम डिज़ाइन हमारा मास्टर प्लान में शामिल होती हैं। ये समझ लें 1.5 किलोमीटर का ग्रिड होता है जिसको हम लेके आगे चलते हैं, जिस पे शहर फैलता है। सही। तो वो जो मिसिंग लिंक्स हैं और जो भी नहीं कनेक्ट हुई हैं वो करेंगे, जिनमें ये एक सड़क जो है ये जा रही है पैरेलल टू कैनाल, तो मुख्तलिफ सीमों से गुजरती है, जाकर रिंग रोड हिट करती है। ये शुरू होगी एक्सपो सेंटर से। सही। इसी तरह एक यूब चौक से सड़क शुरू हुई है, वो जाके ईदी रोड, ईदी से फिर कादर तो पास, तो कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट होने से ट्रैफिक जो है ना ये डिस्पर्स हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और ये प्रेशर किसी एक सड़क ऑब्वियसली प्रेशर भी कम होता है और आवाम को सहूलत मिलती है, और वो जो लंबी कतारों में लगने वाला एक अजाब होता है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। सर थैंक यू सो मच। हम गुड लक कहना चाहेंगे और दुआ गो हैं कि जिस तरह निगरान सेटअप में ये तमाम काम मुकम्मल हुए हैं, अब जो नई हुकूमत आए वो भी आवाम की सहूलत के लिए इसी तरह से काम करे, और उसके लिए हम आपको भी गुड लक कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। हम एक ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, प्रोग्राम का ये हिस्सा बहुत अहम है। आज है 14 फरवरी। 15 फरवरी को मनाया जाता है जी बच्चों में कैंसर के हवाले से आगाही का दिन। और आज का दिन मैं अहम इसलिए कह रही हूँ कि एक दिन पहले ये डिस्कशन करने का मकसद ये है कि आप में शऊर बेदार करना, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना, बहुत सारी चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों पर गौर करना शुरू कर देते हैं। और हमेशा हम कहते हैं कि इलाज से बेहतर एहतियात है। सो आज के शो का मकसद भी यही है कि एहतियात पर गौर कीजिए, एहतियात पर जोर दीजिए। हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है स्पेशली ICCD, ये क्या है, बच्चों में कैंसर की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, हमने एहतियात क्या बरतनी है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसके जो ज़्यादा होने के चांसेस हैं उनको कम कर सकती हैं। फिर इलाज वाला मरहला आ जाता है, वो क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी। कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अलीना सदफ साहिबा। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, लाहौर के शौकत खानम हस्पताल में अमरीका की ये तरबियत याफ्ता डॉक्टर हैं, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी की मुंतखब बोर्ड मेंबर भी हैं। अपनी मेहमान को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम टॉपिक है। हम ऑलमोस्ट कैंसर डिफरेंट नौइयत के जो हैं उन पे बात करते रहते हैं, लेकिन बच्चों में कैंसर इस पर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो नहीं देखे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट कैंसर के बारे में तो बात करते हैं, बच्चों में ये रेशो उस तरह से कभी सुनी नहीं है। तो मुझे बताइएगा कितना ज़रूरी है इस पर बात करना। पहले तो थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया यहाँ पे आने का। तो बच्चों में जो कैंसर है वो बड़ों की निस्बत कम, बहुत रेयर है, कम होता है, तो इसलिए शायद हम इतना उसके बारे में सोचते नहीं है, सुनते नहीं हैं। बड़ों में आपने सुना होगा औरतों में छाती का कैंसर, मर्दों में फेफड़ों का कैंसर जो तंबाकू नोशी से हो सकता है, मुंह का कैंसर तंबाकू की वजह से हो सकता है। तो जो बच्चों का कैंसर होता है थोड़ा सा फ़र्क होता है। बच्चों के कैंसर की कोई इन्वायरमेंटल यानी कि माहौलाती जो वजूहात नहीं होती, उनमें जो कैंसर होता है वो कुदरती तौर पे अंदर से पैदा होता है जीनीआई म्यूटेशन की वजह से। तो इसका एहतियात भी फिर बड़ों की तरह से फ़र्क है कि इसका बहुत से जो कैंसर्स होते हैं बच्चों में, उनका एक्चुअली एहतियात मुमकिन ही नहीं है कि वो उनको बचाने, उनको रोकने का कोई तरीका ही नहीं है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ आगाही है कि बच्चों के वालिदैन को भी और कम्युनिटी में मौजूद डॉक्टर्स को भी बच्चों के कैंसर की इलामात पता हो, ताकि जो कैंसर की तशखीस है वो टाइम से हो सके और इलाज टाइम से हो सके। अच्छा, सबसे पहले तो आपने बता दिया कि इसकी रीज़न एज सच कोई नहीं है, ठीक है। सो इसके इलामात पे बता दीजिएगा ताकि आप बर वक्त तशखीस करके इलाज की तरफ जा सकें। बिल्कुल। सो कैंसर की जो इलामात होती हैं वो कैंसर की किस्म पे होती हैं, डिपेंड करती हैं, लेकिन बेसिकली कैंसर की 100 से ज़्यादा किस्में हैं बच्चों में। बट जो ज़रूरी इलामात हैं जो आपको जिनके बारे में सोचना चाहिए, देखें बच्चों में आमतौर पर खांसी ज़ुकाम बुखार हो जाता है, तो बच्चों में बुखार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गैर मामूली दौरानिए के लिए बुखार होना ये बहुत परेशान कुन बात है। तो जिस तरह अगर बच्चे को बहुत तेज़ बुखार और काफ़ी अरसे से हो रहा है तो ये कैंसर की इलामत हो सकती है। उसके अलावा किसी वजह के बगैर वज़न में कमी आना, कि जिस तरह बच्चा नॉर्मल खा रहा है या नहीं खाना चाह रहा, भूख मर जाना, ये भी कैंसर की इलामत हो सकती है। सबसे बच्चों में जो दो सबसे कॉमन कैंसर है वो एक खून का कैंसर जिसको लुकीमिया कहते हैं, और एक ब्रेन ट्यूमर जो है दिमाग का कैंसर है। तो जो खून का कैंसर है उसमें गैर मामूली बुखार होना, वज़न कम होना, बहुत ज़्यादा थकावट होना, रंग ख़राब हो जाना नहीं कि आपके अंदर खून की कमी है, लाल खून की कमी है तो रंग फ़र्क हो जाना बच्चे का, छोटी सी चोट आने पे बहुत ज़्यादा खून बह जाना, ये सारी इलामात होती हैं।
ब्रेन ट्यूमर, दिमाग के कैंसर की जो इलामात होती हैं उसमें जिस तरह फालिज का मरीज़ होता है कि उसका कोई जिस्म का अज़ा कोई काम नहीं कर रहा, बोलने में मुश्किल हो रही है, चल नहीं पा रहा बच्चा, सर में बहुत ज़्यादा गैर मामूली हद तक बनी कि दर्द हो रही है, उल्टियाँ आ रही हैं। डॉक्टर साहबा, इसके लिए कोई एज भी रिकमेंडेड है कि बच्चों में इस एज में जाकर चांसेस होते हैं कि बहुत छोटी एज में? सो डेफिनेटली एज का भी रोल है। जो कैंसर होता है बच्चों का, जो खून का कैंसर जो सबसे कॉमन कैंसर है, वो 3 से 5 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा होता है। और ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो 5 साल की उम्र से पहले भी हो सकता है और उसके एक्चुअली बाद भी हो सकता है। तो पैदाइश से लेकर 18 साल की उम्र तक बच्चों के कैंसर हो सकते हैं। बट जो खून का कैंसर और ब्रेन ट्यूमर है उसकी सबसे जो कॉमन एज है वो 5 साल से कम वाली उम्र है। ठीक है, ये आपने इलामात बता दी। क्या पाकिस्तान में इसका मौसर इलाज मौजूद है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली पाकिस्तान में इलाज मौजूद है। आप इलाज के लिए आपको ख़ास किस्म के कैंसर के सेंटर में जाना होता है क्योंकि बच्चों का कैंसर रेयर होता है, उसके माहिर भी कम होते हैं मुल्क में, तो उसका सेंटर भी कम है। तो जिस तरह शौकत खानम के अंदर हम 7 से ज़ायद बच्चों के कैंसर के अमराज के डॉक्टर मौजूद हैं। और उसके अलावा भी सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्टर चाहिए होता है, आपको उस तरह की स्पेशल किस्म की इमेजिंग जिनसे इनके CT स्कैन, MRI, स्पेशल किस्म के बच्चों के ऑपरेशन के डॉक्टर, सो पीडियाट्रिक सर्जन चाहिए होता है। फिर आपको शुआओं के डॉक्टर, रेडिएशन थेरेपिस्ट चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सेंटर में मौजूद होनी चाहिए, तो एक बड़ा सेंटर ही होगा जिसके अंदर ये सब चीज़ें मौजूद होंगी। बिलाशुबा। अब मुझे ये बता दीजिएगा, क्या बच्चों में रिकवरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं? जी डेफिनेटली। अगर आप सारे कैंसर बच्चों में उनका काउंट करें और उनको कंपेयर करें एडल्ट में सारे कैंसर, यानी कि बड़े लोगों में सारे कैंसर, तो बच्चों में कैंसर का शिफा रेट, क्योर रेट ज़्यादा है एडल्ट की निस्बत। तो अगर आप बैनुल अक़वामी उस पर देखें कि ग्लोबली अमेरिका या पाकिस्तान सबको मिला के, तो बच्चों के कैंसर में जो क्योर रेट होता है वो 80% से ज़्यादा होता है, यानी कि 80% से ज़्यादा कैंसर को मुकम्मल शिफा मिल जाती है और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सही। अब ये फ़र्क आ जाता है कि जब आप एक गरीब मुल्क में होंगे या आपको एक्सेस टू केयर नहीं होगी तो शायद उसका नंबर कम हो जाए, लेकिन बायोलॉजिकली यानी कि साइंसी तहत आप देखें तो कैंसर जो होता है बच्चों का बहुत ज़्यादा उसमें शिफा का चांस होता है। सही। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर अलीना। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपने कहा बच्चों में रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सो दौरानिया क्या होता है, कितने टाइम में रिकवर हो जाते हैं, इसमें मेडिकेशन का, डाइट का क्या रोल होता है? सो दौरानिया जो है वो अगेन किस्म पे होता है, कैंसर की किस्म पे। ठीक है। कम अज़ कम 6 महीने लगते हैं मोस्ट कैंसर्स में इलाज करने में। कुछ कैंसर्स के इलाज 3 या 4 साल के ऊपर भी चलते हैं। ठीक। डाइट का बहुत ज़रूरी रोल है क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बच्चों के अंदर वैसे ही ग़िज़ाइयत की कमी है, वो मैल नरिश्ड है, यानी कि वो अपनी उम्र के लिहाज से उनका वज़न और उनका कद कम है। तो जब उनको कैंसर होता है तो उनके अंदर वैसे ही क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत कम होती है। तो जब इलाज भी होता है कैंसर का तो वो उनके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको हैंडल करना, उससे रिकवर करना। तो इसलिए आपके किसी भी अच्छे कैंसर सेंटर में, जिस तरह शौकत खाना में, आपके पास एक माहिर ग़िज़ाइयत होता है, न्यूट्रिशनिस्ट, जो मरीज़ को मिलता है बिल्कुल जब इसका इलाज शुरू होने लगता है और इलाज के दौरान वक्फन पर वक्फन उनको मिलते हैं, उनका वज़न नापते हैं, उनसे पूछते हैं कि बच्चे को क्या खाने में पसंद है और फिर वो वालिदैन को बताते हैं कि आपने इसको क्या खाना देना है जिसमें अच्छी ग़िज़ाइयत हो, कि थोड़ा खाए और ग़िज़ाइयत भी बहुत अच्छी हो। इलाज के दौरान बच्चों को उल्टी मतली आती है, उनको खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, तो और भी ज़रूरी होता है कि उनको सही मालूमात हो कि हमने क्या खाना है और कितनी देर तक खाना है। अच्छा, एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो मैं बताना चाहती हूँ कि लोग समझते हैं कि कैंसर के इलाज के दौरान में चीनी नहीं देनी या बड़ा गोश्त नहीं देना या ऐसा कुछ नहीं है। ग़िज़ाइयत बल्कि भरपूर होनी चाहिए और कैंसर के मरीज़ के मुंह का जायका बदला होता है, तो जो उनका दिल चाहता है, जो इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है उनको खाने में, हम उन्हें कहते हैं कि आप वो खाएं। अगर वो सफाई से पका हुआ हो तो वो ज़रूर खाएं। तो ये ग़िज़ाइयत का एक बहुत अहम रोल है इसमें। सही। अच्छा कि मेडिकेशन, क्योंकि कुछ लोग, आपने कहा कि एक लंबा प्रोसेस होता है, अगर बीच में स्टॉप कर दी जाए तो क्या ये ख़तरनाक हो सकता है? डेफिनेटली बहुत ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि कैंसर एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, क्लेवर, एक शातिर किस्म का वो करता है, हमला आवर है। तो वो बेसिकली आप अगर दवाई रोकेंगे तो कैंसर और मजबूत हो जाएगा और उसमें फैलने को आप उसको एक चांस दे रहे हैं कि वो आपके जिस्म में फैल ले और आपकी जान ले ले।
तो कैंसर का इलाज के लिए आपको पूरा इलाज टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इससे कहते हैं टाइम इज़ मनी, वक्त बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, ऑपरेशन के बाद की जो मेडिकेशन है उसके लिए फॉलो अप और बिल्कुल। आपका वो सारा जो है आपको फॉलो करना पड़ता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों को? तो मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये होगा कि आप बच्चों में कैंसर हो सकता है, ये कैंसर काबिल इलाज होता है, और वालिदैन के लिए और डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है तशख़ीस जल्द से जल्द करें और उनको बड़े कैंसर सेंटर में भेजें ताकि उनका इलाज हो सके। और एक दफ़ा बच्चे को शिफा मिल जाती है तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। डॉक्टर साहबा, माजरत, तशखीस की आपने बात की, तो तशखीस के लिए हमें, सॉरी मेरा बड़ा अहम पॉइंट था, करना क्या है, किस तरह से इसकी बिल्कुल, तशखीस? तो जैसा मैंने आपको इलामात बताएं कि ये अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, उसको किसी बड़े डॉक्टर की ज़रूरत है, तो बड़े हस्पताल में पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों के डॉक्टर के पास जाएं। उनके खून के टेस्ट होते हैं और अगर कोई रसोली महसूस हो रही है उसका स्कैन होता है। उसके बाद वो आपको शौकत खानम जैसे सेंटर में रेफ़र कर देते हैं जहाँ पे बच्चे की बायोप्सी होती है और बीमारी की तशख़ीस हो जाती है, और मेरे जैसे डॉक्टर जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो बच्चे को देख के उनका इलाज आपको उनको बताते हैं। चले जी, ये तशखीस का मरहला है और इस तरह से आपने जो है बस एहतियात करनी है, और अगर ये अलामात हों तो इसके लिए आपको फौरी तौर पर फिर तशखीस की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत Thank you very शुक्रिया। much। सो हमारी और आपकी मुलाकात अब होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।